हाय गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ इंटरमीडिएट ऑडिट का। मेरे दोस्तों, लेक्चर शुरुआत करने से पहले जैसे आप लोग जानते हैं हमारी प्रथा है कि हम लोग पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन नंबर 141 141 बात करता है किसके बारे में मेरे दोस्तों? 141 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। जब मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो हमको दो लोगों की याद आनी चाहिए, इंडिविजुअल और फर्म। जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिसके पास सीओपी हो। जब मैं फर्म की बात करूंगा तो मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, तो हम लोग बोलेंगे वो फर्म भी एलिजिबल हो जाएंगी। उसके बाद मैं डिस्क्वालिफिकेशंस की आपके सामने बात करने जा रहा हूं। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉयमेंट में, ये दोनों ऑफिसर, जो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है ना, उनका कोई पार्टनर है या उनका कोई एम्प्लॉय है तो वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चौथी पार्ट अगर मैं बात करूं तो पर्सन खुद, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, अगर ये तीनों लोग क्या करें मेरे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट, कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करते हैं 5 कंपनीज के अंदर। कंपनी खुद, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट और क्या था मेरे दोस्तों? सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी बोला गया है मेरे दोस्तों। अगर इसके अंदर वो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो फंस जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिलेटिव कंपनी के अंदर अप टू फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज होल्ड कर सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पे फेस वैल्यू बोला गया है 1 लाख रुपए, और ध्यान रखना केवल कंपनी के अंदर बोला गया है। अगर वो कहीं और होल्ड करता है तो फंस जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखना, अगर मान लीजिए 1 लाख के ऊपर मैं एक्सीड कर जाता हूं तो अब क्या? तो यहां पे 60 दिन का मौका दिया जाएगा ऑडिटर को। उसके बाद हमने देखा था करेक्टिव एक्शन के लिए 60 दिन का मौका दिया गया है। फिर रिलेटिव की चीजें हमने देख लिए थे। फिर उसके बाद रिलेटिव केस में कौन कौन आता है हमने वो चीज देखी थी मेरे दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर वो 3 लोग इंडेप्टेड रहते हैं वो ग्रुप कंपनीज के अंदर फॉर मोर देन 5 लाख रुपीज इन एक्सेस ऑफ 5 लाख या उससे कम रहा तो चल जाएगा, 5 लाख से ऊपर हो गया तो फंस जाएंगे। अगर कोई वो गारंटी देते 1 लाख के ऊपर रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना फिर से फंस जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड भी दिया गया और आप 5 लाख रुपए से एक्सीड हो गए तो आप फंस जाओगे। लेकिन ऑडिटर प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता है मेरे दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद बोला है कि अगर पर्सन या फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप रहता है कोई कंपनी के साथ, टोटल 6 दिया है, ग्रुप प्लस 1, वो ग्रुप कंपनीज एज इट इज ऊपर की ले लेना और उसमें ऐड कर देना। अगर एसोसिएट है उसकी सब्सिडीज भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। उसका अगर बिजनेस रिलेशनशिप, अब बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या? बिजनेस रिलेशनशिप में मतलब एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन चल जाएगा मेरे दोस्तों, कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट मेरे दोस्तों क्या? पहला प्रोफेशनल परमिटेड ट्रांजेक्शन, दूसरा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो और जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो मेरे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई पर्सन है उसका अगर रिलेटिव डायरेक्टर है कोई कंपनी के अंदर या एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर है तो वो कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कौन सा? हाँ, ये जी वाला पॉइंट क्या बोला है? अगर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर में है तो वो ऑडिटर कोई भी कंपनी का नहीं बन सकता मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं ये कंपनी का पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूं तो मैं कोई दूसरे कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं, डेफिनेटली बन सकता हूं, लेकिन ये कंपनी का मैं नहीं बन सकता भले मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय में हूं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ, आप मैक्सिमम कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं? केवल और केवल 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 20 कंपनीज में आपको काउंट नहीं करना है किन किन लोगों को? पहला ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी, और फिर स्मॉल कंपनी, और चौथा क्या? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन मेरे दोस्तों कितना? 100 करोड़ रुपए। और ये तो 4 एक्ट ने बोला, 2 मैंने आपको बोला था। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो आती नहीं है, उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक और चीज ध्यान में रख लियो मेरे दोस्तों कि अगर आप कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है और आप लगातार ब्रांचेस का भी ऑडिट कर रहे हो तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे कंपनी ऑडिट के इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने बोला था कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में क्या नहीं कर सकता? 144 की सर्विसेज नहीं दे सकता। किसको? कंपनी को, उसके होल्डिंग को, उसके सब्सिडरी को नहीं दे सकता। 144 में मैंने आपको बताया था बहुत सी आसान सी चीजें। 144 मतलब क्या? ऐसा सबसे पहले अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के, दूसरा एम्प्लॉय वाली मतलब क्या? इंटरनल ऑडिट वाली सर्विसेज दे दी। तीसरे बड़े लोगों की बात करते हैं मतलब एक्चुअलीज वाला। चौथा में मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके। फिर मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल सर्विसेज से फिर से 2 पॉइंट आएंगे, फाइनेंशियल क्या?
डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा क्या, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज करके। फिर एक थी जो कॉमन हमको इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है, मैनेजमेंट सर्विसेज, और आखिर में एनी अदर। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हो और उसके बाद आपको 141(3) के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रख लेना, ऐसे सिचुएशन में आपको वहां पे आ जाएंगी कैजुअल वैकेंसी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बहुत ही सिंपल पॉइंट है, देखो 139, 139(6), 139(7), 139(1), 139(5) आपको याद आना चाहिए, हमने वैसा चार्ट बनाया था, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में मैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहा हूँ, तो बीओडी को 30 दिन का मौका दिया जाएगा। अगर वो फेल कर जाते हैं तो मेंबर्स ईजीएम में 90 दिनों के अंदर अंदर बना सकते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। ये चीज़ बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, ये चीज़ स्किप करते हैं हम लोग अब, है ना। चलिए आ जाओ, फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी की बात करता हूँ। चलिए कैजुअल वैकेंसी हो गई हमारे इसमें, तो अब ध्यान रखना, अगर कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में हुई है तो वहाँ पे सीएजी को 30 दिन का मौका दिया जाएगा। अगर वो फेल कर जाते हैं तो बोर्ड 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी की मैं बात करता हूँ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर 3D के कारण हुआ, मतलब क्या, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या डिसोल्यूशन के कारण हुआ, तीनों फर्म की होनी चाहिए या तीनों ऑडिटर की होनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना, अरे वाह ये तो तीनों ऑडिटर की होनी चाहिए, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑडिटर को, जो ये ऑडिटर को है ना, उसके जो ऑडिटर जा रहा है उसके जगह बीओडी अपॉइंट कर सकता है 30 दिनों के अंदर अंदर। एक चीज ध्यान रखना, अगर रेजोल्यूशन, क्या बोला मैंने, अगर रेजिग्नेशन करता है वो, अगर रेजिग्नेशन करता है वो, तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन से लेके 3 महीनों के अंदर अंदर उसको लेना होगा अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स। समझ रहा है क्या, फ्रॉम डेट ऑफ, क्या बोला मैंने, फ्रॉम डेट ऑफ रिकमेंडेशन से 3 महीनों के अंदर अंदर अप्रूवल लेना होगा। कैजुअल वैकेंसी अगर रिजिग्नेशन की होती है तो ऑडिटर साहब आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां है, वो भी कर दीजिएगा। कौन सी, अगर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ADT 3 भेजना पड़ेगा, किस को, कंपनी को, रजिस्ट्रार को। उसके बाद ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 30 दिन के अंदर अंदर ये चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो तो ऐसे सिचुएशन में सीओजी को भी ये भेज देना। आप नहीं करते हो तो आपको 50,000 या रेम्यूनरेशन विचएवर इज लेस, और साथ ही साथ 500 रुपए पर डे पर मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपए ये पेनल्टी जा सकती है, 500 रुपए पर डे की मेरे दोस्तों। अब ध्यान रखना, ये वाली चीज लेटर वाली थी, हाँ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा हूं, हमको साथ साथ घूमना है। हम किसके साथ साथ घूमेंगे आपको ध्यान है, 139(2) का, लिस्टेड कंपनी बड़े लोग होते हैं उनके साथ घूमेंगे। दूसरे बड़े लोगों की बात करते हैं, मतलब क्या, माना आप लोग इतने बड़े नहीं हो जितने लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हम आपके साथ भी घूमेंगे। कब, जब आप पब्लिक कंपनी हो तो आपकी खुद की जमा पूंजी कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ रुपए की। जब आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपकी खुद की जमा पूंजी, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ या उससे ज्यादा की। लेकिन आपने हमारे साथ घूमने के लिए अगर बोरोइंग्स लिए मेरे दोस्तों, कितनी, 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में हम भी आपके साथ घूम लेंगे। ये था रोटेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो 5 साल तक, मतलब एक टर्म के लिए ही ऑडिटर बन सकता है। अगर कोई मेरे दोस्तों फर्म है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो केवल 2 टर्म के लिए ही ऑडिटर बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता, मतलब मैक्सिमम 10 साल के लिए ही बन सकता है मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, यहां पे अगर कोई कॉमन पार्टनर है, एक बार मेरा एक एबीसी का टर्म खत्म हो गया, ठीक है, और मैं दूसरा पीक्यूआर को देखने जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला पीक्यूआर में नाम, वो जो एबीसी वाला ना, एक पार्टनर है, तो वो कॉमन पार्टनर भी कॉमन पार्टनर जिस फर्म में है वो फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, उसको भी 5 साल का कूलिंग लग जाएगा मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, उसके बाद 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया था। हम जानते हैं मैनर ऑफ रोटेशन कैसे होता है। अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो बहुत बढ़िया बात है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी बोर्ड को और बोर्ड बताएंगे मेंबर्स को। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड बताएंगी सीधा सीधा मेंबर्स को मेरे दोस्तों। हो देखो, अगर आपको ब्रेक इन टर्म बोलना है तो आपको 5 साल का कूलिंग लगेगा, आपको पूरा कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 इयर्स का कूलिंग लगेगा। जब तक आप 5 साल का कूलिंग सर्व नहीं करते मेरे दोस्तों, आप एलिजिबल नहीं होंगे फिर से 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए अपॉइंट होने के लिए। चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू क्या, चलिए आ जाइए।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 177, आपको ऑडिट कमेटी कब बनाने की जरूरत है? तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा पब्लिक कंपनीज के अंदर ही ऑडिट कमेटी की आवश्यकता पड़ने वाली है। पब्लिक कंपनीज मतलब क्या, एक तो लिस्टेड को तो हमेशा ले लो, लेकिन दूसरी पब्लिक कंपनीज जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उसमें पीबीटी 10, 50, 100, बोलो मेरे साथ, पीबीटी 10, 50, 100। यहाँ पे ध्यान रखना, पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, बोरोइंग शुड बी ग्रेटर देन, बोरोइंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 50 करोड़। और ध्यान रखना आखिरी में क्या है मेरे दोस्तों, लोन, अपना पीबीटी, टी से क्या है, टर्नओवर है, वो कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपको समझ रहा है क्या? ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट डेट पे आपको देख लेना ये सब चीजें कितना है करके, पीबीटी 10, 50, 100 वाली चीजें, ठीक है। आ जाओ, अब ये लोग अपॉइंट कैसे करेंगे, 177 वाले अपॉइंट कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, ऑडिटर, देखो क्या होगा, अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी बोर्ड को, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, हर चीज के साथ रिकमेंड करेंगी। बोर्ड को पसंद आया तो मेंबर्स को फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन बोर्ड को पसंद नहीं आया तो वो रेफर बैक करेंगी विद साइटिंग रीजंस। लेकिन अब ऑडिट कमेटी को लगता है भाई सही बात है कि मुझे दूसरा रिकमेंड करना चाहिए, वो वही रिकमेंड करना चाहिए। दूसरा रिकमेंड किया और बोर्ड को भेजा, तो बोर्ड को लगा तो वो आगे मेंबर्स को फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो खुद का फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी को लगता है नहीं नहीं मैं अपना ऑडिटर का नाम वही रखूंगी, वो फिर से भेज देती है बोर्ड के पास, तो बोर्ड ऐसे सिचुएशन में हो सकता है मान जाए, हो सकता है नहीं मान जाए। मान गया तो वो फॉरवर्ड कर देंगे, अगर नहीं मान गया तो वो बताएंगा अलोंग विद द रीजंस की डिसअप्रूवल, डिसएग्रीमेंट के रीजंस देगा और खुद के ऑडिटर को रिकमेंड करेगा मेंबर्स को बोर्ड। और अगर नीचे बोर्ड रहता है तो बोर्ड सीधे सीधे मेंबर्स को रिकमेंड कर दीजिएगा। ये बहुत ही आसान से वे में मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर में आपको एक चीज ध्यान रखना है, रेम्यूनरेशन तो आने वाला है, फीस पेबल के साथ साथ क्या आएगा, एक्सपेंसेस जो भी हम उसको रिम्बर्स करा के दे रहे हैं वो वाली चीजें। और तीसरी चीज जो आने वाली है मेरे दोस्तों वो क्या है, जो तीसरी चीज आने वाली है वो ये है कि, जो तीसरी चीज आने वाली है वो ये है कि कोई हम अगर उसको फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं मेरे दोस्तों, कोई हम उसको फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं तो वो भी चीज उसके अंदर आ जाएगी। आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आपको समझना चाहिए। रिमूवल ऑफ ऑडिटर की मैं बात करूं तो आप लोग ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, 30 दिनों के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चीज भेज दो। सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोले, ना बोल दिया किस्सा कहता हाँ बोल दिया, तो जिस दिन वो लेटर आया उस लेटर से लेके 60 दिनों के अंदर अंदर एसआर पास करवा दियो। एसआर पास करवाने के बाद आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दी जाएंगी ऑडिटर साहब को और उसको निकाल दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल भी ऑडिटर को निकाल सकता है, ट्रिब्यूनल भी ऑडिटर को हकाल सकता है। कब? ध्यान रखियो, ध्यान रखियो मेरे दोस्तों, अच्छे से सुनियो। ट्रिब्यूनल भी निकाल सकता है जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हुआ एक तो पर्सन कंसर्न से, या उसको एप्लीकेशन रिसीव हुआ किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या उसको खुद को लगे, उसको खुद को बहुत मस्ती है मेरे दोस्तों, तो वो तब भी कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में वो बोलेंगे ऑडिटर साहब अब आपको निकलना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑडिटर साहब आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर 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 मुझे ध्यान रखो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया होगा निकालने का, तो हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम करो आप ही अपॉइंट कर लो मेरे दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे आप ही अपॉइंट कर लो। या दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड को बोलेंगे अब आप उस ऑडिटर को निकाल के दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करो करके हम ऐसा बोलेंगे उनको। चलिए, और ये जो ऑडिटर होगा ना, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से लेके 5 साल तक, उस दिन से लेके मेरे दोस्तों कितना, 5 साल तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता कोई भी कंपनी का। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। चलिए चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्तों, आ जाओ। देखो, अब आपको देखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर मतलब क्या, हमको अपॉइंट करना है कोई ऑडिटर को अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को। मान लीजिए हमने एक फर्म को 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, ठीक है। अब वो 5 साल खत्म हुए, वैसे तो वो 5 साल के लिए और अपॉइंट हो सकता है, लेकिन हम उसको अपॉइंट नहीं करना चाहते या हम उसको निकालना चाहते हैं ऑडिटर को। तो ऐसे सिचुएशन में देखो ध्यान दो, ऐसे
पहले के केस में क्या हुआ था, बोर्ड निकालना चाहती थी, यहाँ पे मेंबर्स, कुछ मेंबर्स लोग हैं वो निकालना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में स्पेशल नोटिस दिया जाएगा मेरे दोस्तों कंपनी को कि हमको ऑडिटर को निकालना है करके। स्पेशल नोटिस कौन लोग दे सकते हैं, 1% ऑफ टोटल होल्डिंग पावर या 5 लाख जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है वो लोग दे सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक बात ध्यान रखना कि जब वो नोटिस चले जाएगा तो वो नोटिस जाएगा किसको मेरे दोस्तों, वो नोटिस दिया जाएगा ऑडिटर को। ऑडिटर नोटिस पढ़ेगा और रोएगा और सो जाएगा। सोने के बाद जब वो उठेगा बोलेगा अब मैं बचाता हूं कंपनी को, और वो एक रिप्रेजेंटेशन लेंगे और कंपनी को भेजेगा और बोलेगा मेंबर्स को फॉरवर्ड करो करके। एक बात ध्यान रखना, अगर कंपनी के गलती के कारण या हो सकता है वो रिप्रेजेंटेशन लेट मिला, तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर के पास एक राइट आता है, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन। मतलब वो क्या, कल चल के जब सभा बैठेंगी तो वैसे सिचुएशन में वो रीड आउट कर सकता है उसकी मीटिंग। लेकिन उसके ये इस पे टोक लगाई जा सकती है जब कंपनी बोले या कोई पर्सन कंसर्न ट्रिब्यूनल को अप्लाई करता है और ट्रिब्यूनल को लगता है मेरे दोस्तों कि हाँ भाई ये जो है करके ये मस्ती कर रहा है, ऑडिटर गलत रिप्रेजेंटेशन करेगा करके, तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो पावर है वो हम लोग वो कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ये देखो ये वाला जो कर्टेलिंग वाला प्रोविजन है ना, ये उसी की बात करता है। सीलिंग एंड नंबर ऑफ ऑडिट आपको पता है 20 ऑडिट होते हैं। अगर कोई कॉमन पार्टनर होता है तो एक पार्टनर को 20 ऑडिट ही दिए जाते हैं, सब मिला के काउंट कर लेना उसके। पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर्स की अगर मैं बात करूंगा, पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर की बात करूंगा तो आपको बोलना है ला आईजी, एल से लीन आता है, ए टू ए से एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आता है मेरे दोस्तों, और ए से क्या, और ए से एक और आता है ना वो अपना ये वाला पॉइंट कहा गया, हाँ ए से आता है अकाउंट्स एग्जामाइंड बाय हिम, आई से आता है मेरे दोस्तों, आई से बताना होगा आपको, आई से इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स, और जी से आता है टू अटेंड जनरल मीटिंग। बहुत ही सिंपल से पॉइंट से आपको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिनट्स बुक भी इंक्लूड होंगी। एक चीज ध्यान रखना, वो बुक्स कहीं पे भी हो, चाहे हेड ऑफ, चाहे यहाँ पे अपने क्या बोलते तो हेड ऑफिस पे हो या कोई अदर प्लेस पे भी हो, तो भी हम लोग क्या बुक्स एक्सेस कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि हम बुक्स ब्रांच की एक्सेस कर सकता है क्या कंपनी ऑडिटेड, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर हम होल्डिंग कंपनी और हम सब्सिडरी कंपनी के बुक्स एक्सेस करना चाहते हैं तो हम केवल उतने ही बुक्स एक्सेस कर पाएंगे जो हमारे क्या कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मददकारी हो, बाकी हम लोग को एक्सेस नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रख लियो। उसके बाद राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स, हम कोई भी ऑफिसर से जाके हम पूछ सकते हैं जो भी हमको जरूरी लगे हमको ऑडिट करने के लिए, ये है। अगर कोई ऑफिसर मना करता है तो हम लोग उसको बेझिझक ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में अटेंड कर सकता हूं, मेंबर्स की मीटिंग अटेंड कर सकता हूं, लेकिन क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड कर सकता हूं क्या, डायरेक्टर्स की मीटिंग आप अटेंड नहीं कर सकते, आपके पास राइट नहीं है मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, मैं ऑडिट रिपोर्ट में अकाउंट्स एग्जामाइंड बाय हिम के बारे में क्या उसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को परफॉर्म किया है क्या, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर है क्या, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं क्या, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाता है। कभी भी ध्यान रखना, ट्रू एंड करेक्ट मतलब आप हमेशा 100% श्योर नहीं हो सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, थोड़ी ना थोड़ी बहुत गलती तो छूट ही जाती है ना मेरे दोस्तों। इसलिए आप लोग बोलेंगे कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद राइट टू लीन तो रिवोक हो चुका है, आप लोग जानते हो ये चीज। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की अगर मैं बात करूं, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में आता है क्या, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स, ए से एडवांसेस, बी से बुक एंट्री, सी से कंपनी, डी से डिपॉजिट्स, ई से पर्सनल एक्सपेंसेस, एफ से फॉर कैश। आप लोगों को ये पॉइंट्स मैंने कतई जहर तरीके से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ड्यूटी टू साइन, मैं साइन कर सकता हूं, मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लिख के दे सकता हूं जो मुझे मैटर्स लगते हैं कि ये ठीक नहीं है कंपनी के बारे में। उसके बाद ध्यान रखना, ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये जी हाँ ये जिम्मेदारी है किसकी, ऑडिटर की। उसके बाद ध्यान रखना, ड्यूटी टू रिपोर्ट में किस चीज के ऊपर, 5A3P FDII, 5A3P FDII, 5A3P FDII, 5A3P FDII, 5A3P FDII। ए से अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ऑडिट ऑफ ब्रांचेस, ऑडिट अकाउंट्स ऑफ ब्रांचेस के बारे में मैं रिपोर्ट कर सकता हूं मेरे दोस्तों। ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे ए से एडवर्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, और तीसरे इससे मुझे ध्यान रखना होगा यहाँ पे कौन सा, हाँ कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट में है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये वाली चीज भी ध्यान रखना होगा, एडवर्स रिमार्क, वैसे ये 5 चीजें हो चुकी है। 3P से मैं बात करूं तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किए कि नहीं किए, आपको वो चीज ध्यान में रखना होगा। आपने प्रोविजंस प्रॉपर मेंटेन किए कि नहीं किए, और पेंडिंग लिटिगेशन का क्या इफेक्ट है वो भी आपको बताना होगा मेरे दोस्तों। FDII, डी से तो आप अपना आई से तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होता है एक का, और दूसरे आई से होता है वेदर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन हैव बीन प्रॉपर्ली ऑब्टेन्ड करके,
ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना मेरे दोस्तों, डी से होता है कोई कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है मेरे दोस्तों, आपको वही देखना है। और एफ से आपको देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कई जगह नहीं लगता है, वो मैंने वहां पे आपको बता दिया था, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर आपकी ड्यूटी होती है एज पर टू रिपोर्ट फ्रॉड। 143(12) के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, जब 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, और जब 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड होता है तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताना पड़ता है, जो भी हमारे इसमें मेंशन हो। और वो चीज़ 1 करोड़ से जब नीचे का फ्रॉड होता है तो बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन होंगी वो सारी चीज़ें मेरे दोस्तों। चलिए, अब मैं सीधा आज आपको लेके आ रहा हूँ कॉस्ट ऑडिट पे। 20 मिनट का टोटल हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। देखो 10% ऑफ क्लास हम लोग रिवीजन कर ले, लेकिन ये जरूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको हर चीज़ ध्यान में रहेंगी। एक बार ये चैप्टर हो गया तो उसके बाद मैं इसका एक है ना फुल कोर्स पूरा 1 घंटे का रिविजन बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल में रहेगा वो रिविजन, है ना। देखो 20 मिनट में मैं चाहे तो 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर निपटा सकता हूँ। अब तो क्या सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, 2 अच्छे वाले टॉपिक्स, बाकी सब तो ऐसे चिल्लर विल्लर है, वो छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बना सकता हूँ आधे घंटे में, लेकिन क्या वो आपको झेपे नहीं जाएगा, तो मैं 1 घंटे का फास्ट रिवीजन लेक्चर बनाऊंगा। फास्ट रहेगा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स के कुछ जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं ना, मैं वो वाली चीजें भी आपके लिए जरूरी डाल के रख दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और कारो का तो मैं सेपरेट रिवीजन डाल ही चुका हूं, तो मैं अभी जो डालूंगा विदाउट कारो डालूंगा। मतलब हम कारो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, कल की क्लास में होगा, शायद कल हमारी आखिरी क्लास रहेंगी कंपनी ऑडिट की मेरे दोस्तों। टोटल 8 क्लासेस में मैं आपका कंपनी ऑडिट कवर कर रहा हूँ, ध्यान रखियो 8 क्लासेस में 8 क्लासेस लगे हमको, मतलब क्या 10% से भी ज्यादा क्लासेस हमने यूटिलाइज कर लिया इस केस में, ध्यान रखना, ठीक है। पर कोई बात नहीं, बड़ा सा चैप्टर होता है दोस्तों, 41 पेजेस का चैप्टर, ये देखिए ना 41 पेजेस का, अच्छा आपको दिखेगा न्यूज़ में, 41 पेजेस का चैप्टर है मेरे दोस्तों। जब 41 पेजेस का हम चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमको टाइम तो लगने ही वाला है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स है कुछ 16 पेजेस के, कुछ 10 पेजेस के, छोटे छोटे भी चैप्टर्स है, तो आराम से आपका विद इन टाइम कंप्लीट करा के दूंगा, आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं घर पे पढ़ने के लिए, आप चिंता मत करो। आपका ग्रुप 2 का ये सब्जेक्ट जो है ना बेस्ट करा के दूंगा, ध्यान में रख लियो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा ऑडिट, इतनी बात पक्की है मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑडिट से मेरे दोस्तों। चलिए गाइस, आ जाइए आपके नोटबुक में, आ जाइए फटाक से। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे दोस्तों, उसका नाम है क्या, कॉस्ट ऑडिट। उसका नाम है कॉस्ट ऑडिट, नाम है उसका कॉस्ट ऑडिट। सेक्शन कौन सा है, 148। कम ऑन गाइस, सेक्शन नंबर 148 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में। नाम में ही देखो, नाम में ही क्या लिखा है, कॉस्ट, नाम में ही क्या लिखा है, कॉस्ट। आपको याद है क्या, आपने ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट पढ़ा है कॉस्टिंग नाम से, कॉस्टिंग। अरे उसमें था ना डायरेक्ट, वेरिएबल और वो क्या 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 बहुत सारी चीजें, वो सब है ना, कॉस्टिंग वगैरह हमने पढ़ा है ग्रुप 1 में, अच्छे से पढ़ के आया अपन सब लोग कॉस्टिंग, है ना। चलो देखो, मैं अगर आपको एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप कोई समोसा बना रहे हो, ठीक है, तो समोसे के ऊपर की पपड़ी का कितना कॉस्ट, फिर उसके अंदर जो आलू डाला उसका कितना कॉस्ट, फिर उसके अंदर जो मसाले लगे उतना किसका, उसको तलने का कितना कॉस्ट, वो सब चीज़ों का हम लोग मतलब क्या, जब आपको फिनिश प्रोडक्ट बन के मिल रहा है, जब आपको फिनिश प्रोडक्ट बन के मिल रहा है ना मेरे दोस्तों, तो उसके अंदर है ना बहुत सारे कॉस्ट आएंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉस्ट आएंगे। और आप कॉस्टिंग में वही तो पढ़ते हो कि जो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकल रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आई है। अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कार मैन्युफैक्चरिंग में कितने सारे पार्ट्स है, कितने थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स है, वो हर एक थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स की आप कुछ कॉस्ट ऐड करते जाते हो, फिर अपना लेबर कॉस्ट उसमें ऐड करते हो, फिर कुछ ओवरहेड का एक्सपेंसेस अपोर्शन करते हो उसमें, और फिर आपका निकलता है मेरे दोस्तों क्या, वो कॉस्ट निकलती है। अब बारी आती है, हमने वो कॉस्ट वगैरह वो सब ठीक है, कॉस्टिंग वगैरह में आपने किया ना, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपने करके आए ना कॉस्टिंग में, बहुत खुशी खुशी। लेकिन अब मेरे को एक बात बताना कि वो जो कॉस्टिंग में आपने करके आए, क्या गारंटी कि जो आपने ओवरहेड अपोर्शन किए वैसे ही ओवरहेड हुए, हो सकता है उसमें बोगस बिल डाल दिया गया हो,
वहां पे तो आपको ये चीज बताई नहीं गई कि उसमें बोगस बिल डाल दिया तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने बोगस बिल डाल दिया आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घटेगा तो गवर्नमेंट को कम टैक्सेस मिलेंगे, गवर्नमेंट को कम टैक्सेस मिलेंगे तो वो बोलेंगे ये कंपनी में कुछ तो भी घपलो है, इसका ऑडिट करवाओ। बेसिकली आप कॉस्ट के रिपरकेशंस देखो। देखो, अगर कॉस्ट हमारी बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट घटता है, प्रॉफिट घटता है तो हमारे टैक्सेस घटते हैं ना मेरे दोस्तों। समझ रहे हो क्या बाबूजी? ये चीज होती है ना। इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, अब हम लोग एप्लीकेबल कराने वाले हैं कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा और आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा। क्या बोला मैंने? आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करना होगा और आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको जो डिस्क्लोजर्स मिले ना वो बहुत अच्छी तरीके से मिले मेरे दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला कि अब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहते थे कि कोई प्रोफेशनल बंदा आए और इस चीज को मैनेज करे करके। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, कोई प्रोफेशनल की हम जब बात करने वाले हैं, जब कोई हम प्रोफेशनल की बात करने वाले हैं तो कॉस्ट जो ये है ना, अपना जो कॉस्ट ये है, ये अपॉइंट मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, एक मिनट ध्यान रखिएगा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन किए हैं ये बताएगा कौन मेरे दोस्तों, इनका मसीहा बनेगा कौन, आपको मुझे बताना होगा, आपको मुझे बताना होगा इनका मसीहा बनेगा कौन, कौन बनेगा इनका मसीहा, आपको मुझे बताना होगा कौन बनेगा इनका मसीहा मेरे दोस्तों। बताओ बताओ। तो ये होगा कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन होगा मेरे दोस्तों? कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब क्या आपने सुना है ना CWA या CMA करके? ये वो होगा बंदा। ध्यान रख लियो, बातें में डाल दियो, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉस्ट अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। चलो अब आ जाओ। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं आज कि यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कि आखिर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किसको करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बोल दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई एप्लीकेबल क्लासेस ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर बताएंगी टू एप्लीकेबल क्लासेस ऑफ कंपनीज जो एंगेज होंगी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों उनको हो जाएगा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी। मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से चार्ट पे फोकस करिएगा। छोटा हो गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या एप्लीकेबल टू, पहला किसको, क्लासेस ऑफ कंपनी engaged in प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मेरे साथ चार्ट बनाइएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। प्रॉपर आ रहा है ना? सर्विसेज इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। मेरे दोस्तों देखो मतलब क्या बोल रहा है कि ये एप्लीकेबल होगा ऐसे क्लासेस ऑफ कंपनी को जो एंगेज्ड होंगी किसमें, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज में, तो उनको ही ये चीज एप्लीकेबल होंगी, उनको ही ये चीज एप्लीकेबल होंगी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। मतलब क्या, अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करती है तो उनको सर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होना चाहिए और वो रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ कंपनी में आना चाहिए, तभी उनको एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, कॉस्ट ऑडिट। अदरवाइज वो चीज आपको एप्लीकेबल नहीं होंगी। दूसरी बात, किसको एप्लीकेबल नहीं होगा उसकी बात करते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू, किन किन को नॉट एप्लीकेबल होगा? कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो enterprise and small enterprise, micro enterprise and small enterprise as per the criteria provided in MSME एक्ट 2006। माइक्रो मतलब क्या? आपने पढ़ा है माइक्रो एंटरप्राइज मतलब क्या? माइक्रो एंटरप्राइज मतलब ऐसी एंटरप्राइज जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, डज नॉट एक्सीड कितना, 25 लाख। स्मॉल मतलब ऐसी कंपनी, ऐसी क्या बोल सकता हूं मैं, ऐसी एंटरप्राइज जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज ग्रेटर देन 25 lakh but is less than 5 crore, is greater than 25 lakh but is less than 5 crore rupees। समझ रहा है क्या? इन लोगों को कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना एप्लीकेबल हो जाएगा। किन किन लोगों को कॉस्ट ऑडिट लगेगा मेरे दोस्तों? कॉस्ट ऑडिट लगेगा एप्लीकेबल टू क्लासेस ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडिंग इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को मेरे दोस्तों। फिर नॉट एप्लीकेबल, किन किन को एप्लीकेबल नहीं होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा किन किन को मेरे दोस्तों? ऐसी कंपनी को जो क्लासिफाइड हो जाएंगी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एज पर एमएसएमई एक्ट होना चाहिए मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, अगर कंपनीज एक्ट बोले ये माइक्रो एंटरप्राइज, ये स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे चल निकल करके, हम तुमको नहीं सुनेंगे करके, या कोई दूसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोले कि भैया आप ये जो है ना, आप ये जो देख रहे हैं माइक्रो स्मॉल एमएसएमई, ये स्मॉल कंपनी है, ये मीडियम कंपनी है, ये है, तो हम उनकी नहीं सुनेंगे, हम केवल सुनेंगे एमएसएमई की। और एमएसएमई एक्ट मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये बोल देता है कि अगर कोई भी एंटरप्राइज को हम लोग बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज कब, जब उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट इज नॉट ग्रेटर देन 25 लाख। मतलब क्या, 25 लाख या उससे कम है तो माइक्रो एंटरप्राइज। 25 लाख से ज्यादा या 5 करोड़ से कम है, 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ या उससे कम है, तो वो हो जाएंगी स्मॉल एंटरप्राइज। ध्यान रखना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ऐसा जाता है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एग्जेम्पशन दिया गया है, केवल माइक्रो एंड स्मॉल को, मीडियम को नहीं दिया है। भावनाओं में मत बह जाना, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबूजी, आइए।
तो इन लोगों को क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इन लोगों को एप्लीकेबल होगा। अब सर यहाँ पे तो आपने बोल दिया एप्लीकेबल होगा क्लासेस ऑफ कंपनीज को। अब क्लासेस ऑफ कंपनीज चलो ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन, सर लेकिन कोई बैरियर होना चाहिए ना। मान लीजिए उनका 1 करोड़ का ही टर्नओवर है या 1 रुपए का टर्नओवर है, मैंने बस इतना सा सर 1 रुपए की चीज बेच दिया तो मेरे पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। यहाँ पे टर्नओवर का क्राइटेरिया दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया? टर्नओवर टर्नओवर जिनका 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो उनको एप्लीकेबल हो जाएगा कॉस्ट ऑडिट मेरे दोस्तों। क्या बोला मैंने? ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करे, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज करे, यहां तक कि उसमें फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड कर लेना, तो उनको एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जब आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है। देखो ध्यान रखो, मैं कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात कर रहा हूं कि अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करे, भले ही वो फॉरेन कंपनी हो, और आपका टर्नओवर अगर 35 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो जा रहा है मेरे दोस्तों, 35 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेंटेन करना होगा क्या? आपको मेंटेन करना होगा कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मतलब क्या? आपने जितने भी खर्चे बताए हैं मेरे दोस्तों, आपने जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी खर्चे बताए, आपको हर चीज का पर यूनिट का कॉस्ट निकाल के रखना होगा, चाहे ईयरली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, हर एक के बेसिस पे आपको निकालना होगा पर यूनिट का कॉस्ट। मैं बोल रहा हूं पर यूनिट का कॉस्ट। एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक समोसे की कॉस्ट तुमको निकालना होगा, आपको एक समोसे की कॉस्ट निकालना होगा। आप घड़ी बनवाते हो तो एक घड़ी बनाने को कितना कॉस्ट लगा वो निकालना होगा। आप बॉटल बनाते हो तो एक बॉटल का क्या कॉस्ट होगा वो बताना होगा। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा मेरे दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? एक बार इसको घूरो, अच्छे से घूर के देख लो आपको बनाने का मौका भी देता हूं मैं। ये लो, पहले ये बना लो, फट से बना लो इसको, वीडियो को पॉज करो यहां पे और बनाओ इसको। चलिए, उसके बाद आप इसको बनाइए। लो, इसके लिए आपको टाइम देता हूं मैं, लगे तो लो फटाफट बनाओ, लेकिन मेरे बच्चों, हाँ मुन्ना बनाओ, मन्ना। पूरा टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर आपको बराबर समझ जाएगा चीजें। अभी आपके मन में थोड़ा हो रहा होगा सर क्लासेस ऑफ कंपनी मतलब क्या, वो तो बताओ। बताता हूँ रे मुन्ना, सबको थोड़ी, कोई भी छोटी मोटी कंपनी को थोड़ी एप्लीकेबल कराएंगे ना। बता दो मुन्ना। बनाओ रे फटाफट फटाफट। हो गया क्या आप लोगों का? चलो आ जाओ। हो गया? इतना समझा आपको? ठंडे दिमाग से, ठीक है, आ जाओ एकदम हौले हौले, एकदम विदाउट टेंशन फ्री। अभी तक हमने क्या क्या देखा? देखो, दो ही चीज देखी हमने अभी तक, कुछ भारी नहीं देखा। एक तो कॉस्ट ऑडिटर करेगा कॉस्ट ऑडिट, फिर हमने देखा था किन किन को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक क्लासेस ऑफ कंपनीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज में जिनका टर्नओवर इज ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है मेरे दोस्तों? 35 करोड़ था ना? जी हाँ, 35 करोड़। और यहाँ पे फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होंगी। और अगर जो माइक्रो और स्मॉल है एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 के हिसाब से, तो उन्हीं को कतई जहर तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे मेरे दोस्तों? हम उसको एप्लीकेबल नहीं कराएंगे कॉस्ट ऑडिट का, ठीक है। ये कॉस्ट ऑडिट का जिम्मा हम उनके ऊपर नहीं थोपेंगे, हम ऐसा बोल रहे हैं आपके सामने। आ जाइए मेरे दोस्तों। चलो, अब मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्लासेस ऑफ कंपनी। क्लासेस ऑफ कंपनी इन क्लास, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने क्लासेस ऑफ कंपनी, तो इसको है ना एक काम करते हैं अपन, है ना ऐसा बढ़िया तरीके से मस्त, हाँ रुको, हाँ ये लो। अब है ना इसको मैं हाईलाइट करता हूँ क्लासेस ऑफ कंपनी को, और ये क्लासेस ऑफ कंपनी यहाँ नीचे आ गया। समझा क्या? कुछ लोग हक्के पक्के हो जाते हैं, सर क्या करवा रहे हो, इधर का हाईलाइट उधर का हाईलाइट, ऐसा नहीं है।
जितनी रंग बिरंगी आप कलर करवाओगे उतने आपके वहाँ पे लाल पेन से कम रंग लगेंगे आपके इसमें। समझ रहे हो क्या क्या बोला मैंने? चलिए आगे आता हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत कतई अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से। क्लासेस ऑफ कंपनी में इन्होंने बोला इस ब्रह्मांड में दो तरह की क्लासेस ऑफ कंपनी होंगे फॉर पर्पस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। क्या बोला? फॉर पर्पस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। कतई क्या बोला मैंने? दो तरीके के कंपनीज हो जाएंगी। वो दो तरह की कंपनीज मतलब क्या मेरे दोस्तों? ध्यान से एक होंगी रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरा होगा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। समझ रहे हो आप? एक होगा रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरा होगा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। समझ रहा है कि आपको? ओ भैया ध्यान दो इधर आओ आओ इधर ध्यान दो। रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक शॉर्ट फॉर्म, अभी पहले शॉर्ट फॉर्म दूंगा बाद में बताऊंगा, पहले शॉर्ट फॉर्म दूंगा बाद में बताऊंगा उसमें कौन सी कंपनीज है। बोलो मेरे साथ, जीडीपी। जीडीपी बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रिसिटी, जीडीपी इज टीपी। याद रख ले, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिसिटी का जो जीडीपी है ना वो टाइम पास है करके। इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। आया आपको ध्यान में? देखो माइंड में बच रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। आया माइंड में? चलो नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहा हूँ। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे आपको समझाना होगा, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया सर आपने? जी से आएगा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जी से आएगा मेरे दोस्तों गैस कंपनी। डी से आएगा मेरे दोस्तों ड्रग्स। जी से क्या आएगा मेरे दोस्तों? ड्रग्स एंड फार्मा। पी से आएगा फार्मास्यूटिकल्स। समझ रहा है आपको? आई से आएगा इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ध्यान दे रहा है, इंडस्ट्रियल है, भावनाओं में मत बह जाना। कुछ लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे अल्कोहल देख के। चलो कोई बात नहीं। जी इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। आई एस से मैं बात करूं आपसे, एस से अगर मैं बात करूं तो शुगर इंडस्ट्री। टी से अगर मैं बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन। पी से मैं बात करूं तो पेट्रोलियम। पी से मैं बात करूं तो पेट्रोलियम। समझ गया? इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी करके। अब ध्यान दो, ई से बोलो मेरे साथ, क्या? इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी, जी से बोलो गैस, डी से बोलो ड्रग्स, जी से बोलो गैस, डी से बोलो ड्रग्स, पी से बोलो फार्मा, जी से बोलो गैस, डी से बोलो ड्रग्स, पी से बोलो फार्मा, जी से बोलो गैस, डी से बोलो ड्रग्स, पी से बोलो फार्मा, आई से इंडस्ट्रियल अल्कोहल, एस से शुगर, टीपी से टेलीकॉम, पेट्रोलियम टेलीकॉम, पेट्रोलियम टेलीकॉम, पेट्रोलियम। एक बार पूरा अच्छे से निहार लो इसको। देखो इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इस टीपी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जी से गैस, डी से क्या था मेरे दोस्तों? डी से क्या था? ड्रग्स, पी से क्या था? पेट्रोलियम, आई से क्या था? इंडस्ट्रियल अल्कोहल, एस से क्या था? शुगर, टी से क्या था? टेलीकॉम, पी से क्या था? पेट्रोलियम करके। समझा क्या आपको? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गए रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरे आते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर।
देखो क्लासेस ऑफ कंपनीज में ये दोनों, मतलब जब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की बारी आएंगी ना, तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों मिला के, क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोग क्या देखेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन की करने की बारी आई तो हम लोग ये दोनों को देखेंगे कि इनका टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ रुपए। समझ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में देख लेते हैं कौन कौन आया। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में बोलेंगे हम लोग सीएस बना एमडी ऑफ टाटा, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा। ध्यान से सुनिएगा, सी से क्या, चलो आ जाओ, सी से सीमेंट, एस से क्या आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एस से स्टील, एम से क्या आएगा, मेडिकल डिवाइसेस, उसके नीचे ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, ठीक है। डी से क्या आएगा मेरे दोस्तों, डी से क्या आएगा बताना होगा आप लोगों को, बताओ मुझे। डी से कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों एमडी, चलो एमडी ऑफ टाटा, टी ए, टी से आएगा टायर ट्यूब्स, टायर एंड ट्यूब्स वैसे साथ में आपको बोलना है, और यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, आर्म्स एंड क्या बोल रहा हूं मैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। टायर एंड ट्यूब साथ में बोलना है आपको, यहाँ पे टर्बो जेट्स, अब होता है प्रॉपर, एकदम मजा आ गया। सीएस बना एमडी ऑफ टाटा, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा। ओके गाइस कम ऑन, ध्यान रखिएगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये है ना मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया हुआ, ये जो है ना मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया हुआ, ये अपनी बुक के कुछ सादे लूज पेजेस है अपने, ठीक है। तो ध्यान रखो इसमें है ना, मुझे मान लीजिए इसको मैंने है ना पूरे रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब ये रिकॉर्ड को मुझे एक बात बताओ, मुझे ये रिकॉर्ड, पहली बात तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्या, मैं उसकी बात करता हूँ आपके सामने। तो ये रिकॉर्ड मैं तभी मेंटेन करूंगा जब मेरी कंपनी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज होंगी, और वो क्लासेस ऑफ कंपनी ये इसके बीच में आनी चाहिए। जितनी भी कंपनीज दिख रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, गैस कंपनी, ड्रग्स कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी, शुगर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, पेट्रोलियम कंपनीज, सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनीज, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी, टायर्स एंड ट्यूब्स कंपनीज, आर्म्स एंड एम्यूनिशन कंपनीज, टर्बो जेट्स बनाने वाली कंपनीज। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बनाना होगा मेरे दोस्तों, क्या रिकॉर्ड करना होगा मुझे, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेंटेन करना होगा मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे मेंटेन करना होगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। कब, जब मेरा टर्नओवर एक्सीड होगा 35 करोड़ से ऊपर। देखो यहां पे आपको ग्रीन कलर से मैंने करवा के दे दिया हूं, 35 करोड़ से ऊपर जब मेरा टर्नओवर बढ़ जाए तो मैं बोलूंगा मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना अब आवश्यक हो चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो आ जाओ उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ कि अब ध्यान रखिएगा, अब रेगुलेटेड सेक्टर में, रेगुलेट पेन का कलर चेंज कर देता हूं, रेगुलेटेड सेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो रेगुलेटेड सेक्टर में अब जो मैं रेड पेन से लिखूंगा, मतलब क्या, कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूं। अभी आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, अब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किया उसी रिकॉर्ड को ऑडिट कराने की जरूरत है। वो जरूरत करेगा, वो जरूरत को पूरी करेगा कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो मैंने पहले बोलेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगी कंपनी, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करा के देगा मेरे दोस्तों कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए, सीडब्ल्यूए जो हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑडिट हम करेंगे कब, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से।
ध्यान से, जब क्या मेरे दोस्तों, जब रेगुलेटेड कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं तो रेगुलेटेड कंपनीज में क्या हो जाएगा, रेगुलेटेड कंपनीज में एक चीज हो जाएंगी कि यहां पे आपका जो एनुअल टर्नओवर है मेरे दोस्तों, जो एनुअल टर्नओवर है पूरे कंपनी का वो होना चाहिए 50 करोड़ से ज्यादा। क्या बोल दिया मैंने, एनुअल टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ एंड साथ ही साथ जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है मेरे दोस्तों, 25 करोड़ है। और वही अगर मैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में उनका जो टर्नओवर की मैं जब क्राइटेरिया आएगा तो टर्नओवर, उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर जो है इट इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो। हाँ मेरे दोस्तों, सर्विसेज भी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज का जो टर्नओवर है ना शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ रुपीस। और ये सब आपको कब चेक करना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। कब चेक करना है मेरे दोस्तों, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको ये चेक करना है। इवन कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी इस साल मेंटेन करने का जो क्राइटेरिया है, टर्नओवर आपको पिछले साल का देखना पड़ेगा। इस साल का टर्नओवर खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कॉस्ट ऑडिट के, वो तो साल भर आपको मेंटेन करते हुए चलना है ना, ऐसी है वो चीज। यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। चलो एक बार पूरा बता देता हूं मैं आपको, अच्छे से माइंड में सुन लिया हूं। आ जाओ, देखो हमने चालू किया था कॉस्ट ऑडिट करके। कॉस्ट ऑडिट मतलब क्या, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगती है और वो कॉस्ट का हमको ऑडिट करना है, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। पहली बात मैं बता रहा हूं आपको कि हम कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन कब करेंगे। हम कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे जब हम जब एक पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ कंपनीज जो होती है ना, जो बताई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, वो पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ कंपनीज का जो एंगेज्ड होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज में मेरे दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में इंक्लूडिंग, भले उसमें फिर फॉरेन कंपनी हो तो भी हम उनको इंक्लूड कर लेंगे मेरे दोस्तों। तो हम लोग उनको बोलेंगे कि आपको मेंटेन करना होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा जब आपका टर्नओवर जो है वो 35 करोड़ के ऊपर, 35 करोड़ के ऊपर एक्सीड कर जाए, तो हम लोग बोलेंगे आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है फ्रॉम, जो क्लासिफाइड होती है माइक्रो या स्मॉल एज पर एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, तो उनको ये नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। एमएसएमई एक्ट के हिसाब से क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। अब क्लासेस ऑफ कंपनीज को दो इसमें डिवाइड किया गया है, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। क्लासेस ऑफ कंपनी में इंक्लूड होता है। जब ये हम देखो, क्लासेस ऑफ कंपनी जब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की बारी आएंगी तो इनको टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का लगेगा। लेकिन जब कॉस्ट ऑडिट की बारी आएंगी तो वो लगेगा कौन सा, अगर कोई रेगुलेटेड सेक्टर में है तो एनुअल टर्नओवर उसके पूरे कंपनी का होना चाहिए, सब प्रोडक्ट सर्विसेज मिला के 35 करोड़ से ज्यादा का, 50 करोड़ से ज्यादा का। और उसका इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 35 करोड़ से ज्यादा। तो वो पर्टिकुलर इसको लगने वाला है कॉस्ट ऑडिट का क्राइटेरिया। वही अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है ना, तो एनुअल टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ एंड उसका जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज का टर्नओवर है ना, वो 35 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी मजा आएगा। अब बात करेंगे रेगुलेटेड सेक्टर में कौन आएगा, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जी से गैस कंपनी, डी से ड्रग्स कंपनी, पी से पेट्रोलियम कंपनी, आई से इंडस्ट्रियल अल्कोहल, एस से शुगर, टी से कौन सा मेरे दोस्तों, टी से टेलीकॉम और उसके बाद पी से क्या है, पेट्रोलियम, समझा। और पी से एक और फार्मा आता है, फार्मा पेट्रोलियम ऊपर नीचे हो सकता है। फिर यहाँ पे सीएस बना एमडी ऑफ टाटा। सीएस बना एमडी ऑफ टाटा मतलब क्या, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। भैया टाटा अच्छी कंपनी इसलिए हम आपको ज्यादा रेगुलेट नहीं करेंगे, इसलिए अपन बोलेंगे नॉन रेगुलेट कंपनी में क्या, सीएस बना एमडी ऑफ टाटा। मतलब शॉर्ट फॉर्म भी आप कैसे लर्न कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। हम लोग क्या बोलेंगे, भैया टाटा आपका जो काम धंधा है ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करते हो, तो हम आप पे ऊपर ज्यादा रेगुलेशंस नहीं रखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सीएस बना एमडी ऑफ टाटा करके, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, वो बन जाता है एमडी ऑफ टाटा, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर
सेक्टर ऑफ टाटा। तो ऐसे सिचुएशन में सी से हम लोग बोलेंगे सीमेंट, एस से बोलेंगे स्टील। बोलो सी से बोलो सीमेंट, सी से कुछ और नहीं सीमेंट बोलना, सी से बोलेंगे सीमेंट और एस से बोलेंगे स्टील। उसके बाद एमडी से मेडिकल डिवाइसेस, टी से टायर एंड ट्यूब्स, ए से आर्म्स और ए से दूसरे से एम्यूनेशन, और उसके बाद टी से आता है टर्बोजेट्स। टी से आता है क्या मेरे दोस्तों? टर्बोजेट्स। ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको मेडिकल डिवाइसेस में कुछ चीज लिखवाना चाहता हूं। लिखिए यहां पे मेडिकल डिवाइसेस में मेरे दोस्तों, आपको क्या वहां पे ऐसे ये चीजें दे देंगे ना, ये पिछले 10 साल के एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा है और कौन से प्रोडक्ट दे के उन्होंने पूछा है और आपके साथ खेला है, मैंने वो वाले नाम आपके यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। लिखो ये चीज, फट से लिखो। लिख लिया? चलो, फॉरेन लाइसेंस ऑफिस होता है, लाइसेंस ऑफिस होता है मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है लाइसेंस ऑफिस, मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। आइए, अब आप बोल रहे हो सर फॉरेन कंपनी तो इंक्लूड कर। देखो फॉरेन कंपनी मतलब क्या कि जो भली इनकॉर्पोरेटेड बाहर है लेकिन जिसका धंधा इंडिया में है। लेकिन लाइसेंस ऑफिस ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस ऑफिस क्या मतलब? एक नाम के लिए ऑफिस होता है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं करते। हम बस यहाँ से ऑर्डर्स लेते, उधर ऑर्डर भेजते, वो ऑर्डर उनको एक्सपोर्ट करता है करके। प्रोडक्शन और हर चीज बाहर होती है, हम यहाँ पे कुछ चीज नहीं करते। उसका एक मात्र रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है। लेकिन वही अगर फॉरेन कंपनी की बात करूंगा ना, तो फॉरेन कंपनी का क्या होता है कि वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे, इनकॉर्पोरेटेड बाहर है फॉरेन कंपनी, लेकिन जो एक्टिविटीज कर रही है ना वो यहाँ पे इंडिया में रह के कर रही है मेरे दोस्तों। बस उसी की बात है। चलो समझ गया। फिर कॉस्ट ऑडिट करना होगा कब? जब एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा। इंडिविजुअल मैंने आपको बता के रख दिया हूं वैसे तो। अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है ना कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जेम्पशन फ्रॉम क्या है मेरे दोस्तों? एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं है, कॉस्ट ऑडिट है। फिर से बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट से आपको दिया गया है एग्जेम्पशन। कॉस्ट ऑडिट से दिया गया है एग्जेम्पशन कब? जब आपका क्या बोला? टोटल रेवेन्यू, जब आपका जो टोटल रेवेन्यू है ना उसका 75% और मोर, 75% से ज्यादा, अगर टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा अगर आप क्या करते हो मेरे दोस्तों? एक्सपोर्ट करते हो। आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो इन काय में? इन फॉरेन एक्सचेंज में, इन फॉरेन एक्सचेंज में। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि ये 75% का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। क्या बोला मैंने? अगर टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल रेवेन्यू 100 रुपए, उसमें से अगर 76 रुपए, मोर देन 75% बोला है, 75
₹75.1, ठीक है, 75.1 जो है ना वो आपने एक्सपोर्ट से लाया है और वो एक्सपोर्ट से आया है इन फॉरेन एक्सचेंज। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं आपसे, चलो इलस्ट्रेशन में बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बताऊँ, अभी मैं इलस्ट्रेशन करवाऊंगा ना तब मैं आपसे पूछूंगा ये सब चीजें, अभी नहीं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज से आए, एक्सपोर्ट से आए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाली चीज क्या बोली गई है कि अगर आप ऑपरेट करते हो SEZ में मेरे दोस्तों, क्या बोला, अगर आप ऑपरेट करते हो SEZ के अंदर, ऑपरेट इन SEZ, ऑपरेट इन SEZ, ऑपरेट इन SEZ, अगर आपका यूनिट SEZ में है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको वैसे ही बहुत सारी छूट देके रखी है, तो बोले चलो यार एक और छूट एक और ले लो करके, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने आपके, देखो यार कॉस्ट रिकॉर्ड हम लोग क्यों करा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डर है कि आप अपने कॉस्ट को ज़्यादा बताओगे करके, और उसके कारण उनके टैक्सेस कम होंगे। अब जब कोई यूनिट SEZ में है तो हमने वैसे ही तो उसको कितने सालों के लिए टैक्स ये माफ करके रखा है टैक्स का, तो क्या तो टैक्स की चोरी करेंगे, अरे तू, ऐसा वाला है वो, है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी ऐसी, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप उनको एग्जाम कर दोगे, जनरेशन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, generation of electricity for captive consumption through captive generating unit, through captive generating unit। चलिए, कैप्टिव कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब होता क्या है, जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो ताकि आप ही उसको यूज कर सको, ना कि बाहर मार्केट में बेचने के लिए। आपने ये चीज कॉस्टिंग में टर्म पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, नहीं पढ़ाए तो कुछ तो भी भारी हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब क्या, ध्यान रखो, फिर से बताता हूँ आपको। जैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, कि जैसे देखो कैसे बताऊँ यार आपको, हाँ मान लीजिए ये मैं ना पेंसिल, ये आपको पेंसिल दिख रही है क्या सब लोगों को, देखो देखो ये देखो, ये और पास में लोग, ये देखो ये पेंसिल दिख रही है ना आप लोगों, हाँ। तो ये जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल बोल रहा हूँ, हाँ, ये अपना जो ये वाली पेंसिल है, क्या बोलते हैं उसको, लीड पेंसिल है, ठीक है। तो ये लीड पेंसिल को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लीड मुझे लगती है ना मार्केट में बेचने के लिए, या मान लीजिए इसके ऊपर जो कैप लगता है ना, मुझे ये पेंसिल की बॉडी मैं नहीं बनाता था, मैं क्या करता था, बाहर से चीजें लाता था, सब जगह इकट्ठा करके लीड बना बना के बेचता था बढ़िया बाहर। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों ध्यान रखो, अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसके ऊपर जो टक टक करने के लिए लगता नहीं है क्या, ये टक टक करने वाला मैं अपने ही यूनिट में बना लेता हूँ, और अपने खुद के कंजम, ना कि बाहर नहीं बेचता, बाहर एक भी यूनिट नहीं बेचता हूँ मैं, अपने लिए ही बनवा लेता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा मैं कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। वैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की मेरे दोस्तों, ठीक है, आपकी है ना एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रिसिटी को जो यूज करने के लिए आपको MECB को बहुत सारा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था, तो उस चीज को करने के लिए आपने ही इलेक्ट्रिसिटी प्लांट डाला, और उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी आप अपने फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा ये कैप्टिव कंजम्पशन है। आपको बताऊंगा हमारे घर के ऊपर आजकल सोलर लग रहे हैं, तो ये सोलर के आप लोगों को बेचने के लिए करते हो क्या इलेक्ट्रिसिटी, ना, आप खुद यूज करने के लिए वो कर रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा वो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए आपने सोलर पैनल बैठा है मेरे दोस्तों, समझा। तो ये तीनों को एग्जेम्पशन है फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने से एग्जेम्पशन नहीं है मेरे दोस्तों, इनको कॉस्ट ऑडिट करने से एग्जेम्पशन है, ये चीज माथे में डाल देना, ठीक है। ये लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने से ही एग्जेम्पशन है, तो अपने आप कॉस्ट, जब कॉस्ट रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया ढोकले, तो तू कॉस्ट ऑडिट क्या करवाएगा, तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट दोनों से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो लोग हैं इनको कॉस्ट ऑडिट नहीं, केवल और केवल कॉस्ट रिकॉर्ड, केवल और केवल कॉस्ट रिकॉर्ड से एग्जेम्पशन मिला है मेरे दोस्तों। जवानों और जवानियों, आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। आ जाओ, आओ जवानों और जवानियों, ये कॉपी कर लीजिए, ये लो, ये कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो बिल्कुल।
चलो आ जाओ, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। इलस्ट्रेशन बाद में कराऊंगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, तो आपको अपॉइंट करना है कॉस्ट ऑडिटर को विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट। सर ये देखा देखा लग रहा है, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ये देखा देखा लग रहा है, एग्जैक्टली सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एज पर सेक्शन 139(5) ऐसा ही होता है। इस तरीके से आपको सेक्शंस लर्न रहने चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको करना होगा इंटीमेट सबसे पहले आपको इंटीमेशन देना होगा कॉस्ट ऑडिटर को कि बधाई हो, हमने आपका सिलेक्शन, हमने आपका चयन कर लिया है, आप लोग हमारे कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करेंगे करके उसको हम लोग बधाई देंगे। उसके बाद आपको दूसरा बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको मेरे दोस्तों? देखो आरओसी को नहीं बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट थोपता है, ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कितने दिनों के अंतर्गत आपको बताना होगा, कितने दिनों के अंदर अंदर, तो आपको बताना होगा विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्या बोला मैंने? विद इन 30 days of board meeting in which auditor was appointed। देखो in within 30 days of board meeting in which auditor was appointed, या within 180 days of commencement of financial year, whichever is earlier। whichever is earlier। ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया आपको साल के शुरुआत के 180 दिनों तक तो आपको अपॉइंट करना ही है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए 180 दिन के पहले ही आप साल की शुरुआत हुई, आपने बोर्ड मीटिंग रखा और उसमें आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जिस बोर्ड मीटिंग में आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो बोर्ड मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों? वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इंटीमेट कर देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो भैया हमने इसको अपॉइंट कर लिया है करके। अब मान लीजिए आप तो ऐसा भी बोल सकते हो ना, सर हमने मीटिंग ही नहीं रखी बोर्ड मीटिंग, जाओ हमने रखी नहीं, वैसे रिक्वायरमेंट है 4 बोर्ड मीटिंग रखने का, लेकिन हमने रखी नहीं बोर्ड मीटिंग, जाओ ना, नहीं रखे हमने। तो एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 180 दिन के अंदर अंदर तो आपको वैसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है कि 180 दिन के अंदर अपॉइंट करना है। तो आपको एक बात ध्यान रख लेना कि आपको इस प्रकार से करना है, अपॉइंट हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा, एक तो 180 दिन तो है ही डेड एंड पॉइंट, लेकिन उसके पहले अगर आप बोर्ड मीटिंग कर लेते हो तो बोर्ड मीटिंग जिस समय आपने अपॉइंट किया उससे 30 दिनों के अंतर्गत आपको दे देना होगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना होगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं आपको, और ये सब होगा जो वो होगा कौन से फॉर्म में? फॉर्म CRA-2, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर का इंटीमेशन है बेसिकली ये, ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा? तो मैं बात करूं टेन्योर की, टेन्योर इनका होगा till expiry of 180 days of commencement of financial year। commencement of finance, CFI मतलब commencement of financial year होता है, ठीक है। commencement of financial year और submission of report for financial year whichever is earlier।
जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था, आप तब तक अगर अपना आप अब अगर वो काम कर जाते हो तो आप खत्म हो गए, आपका टेन्योर खत्म हो गया, मतलब आपका टेन्योर खत्म हो गया। या 180 दिन के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 180 दिन के अंदर हम नया ऑडिटर अपॉइंट करने वाले, हर साल करने वाले हैं ना, तो जब हम नया ऑडिटर ही अपॉइंट करने वाले तो खत्म हो गए, आप चले जाओ करके। आपने अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो आपको देखो, मतलब क्या इन्होंने बोल दिया कि मैक्सिमम टाइम जब तक आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू होने के 180 दिन तक आपको इस साल की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। इन्होंने दे के रख दिया क्योंकि आपका टेन्योर ही उतना है करके ऐसा बोल दिया इन्होंने बाबूजी। चले आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों, यहां पे हो जाती है कैजुअल वैकेंसी। ओ माय गॉड, कैजुअल वैकेंसी। अब ये 3D के कारण हो या रेजिग्नेशन के कारण हो, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर, और इन्फॉर्म करेंगे ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने कौन से फॉर्म में होगा वो, CRA 2 फॉर्म में हमको दूसरा ऑडिटर वाले इसमें इन सच अपॉइंटमेंट की ये चीज हुई है करके, चाहे वो 3D हो चाहे वो रेजिग्नेशन के कारण हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर, CRA 2 में इन्फॉर्म करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। मेरे दोस्तों समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है, मैं जानता हूँ आपको हर चीज समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। देखो यार वो सब चीजें हमने पढ़ ली है ना, तो हमको बहुत चीजें अभी आसान है। अब हर चीज, अब कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, जो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के होंगे वही तो कैजुअल वैकेंसी या ऑडिट, मतलब क्या इसका टेन्योर था वैसे देखा जाए तो 1 साल के लिए, जब तक ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, या 180 दिनों तक। लेकिन उसके पहले ये भाव को छोड़ के जाना है तो जा भाई, एक तो तेरी डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, वो मतलब क्या बोलते अपने, क्या था वो 141(3) नहीं था क्या, डिस्क्वालिफिकेशन आपको लग गए या कुछ ऐसी चीजें लग गई, तो ऐसे सिचुएशन के कारण आप हो सकते हो कैजुअल वैकेंसी होगा। तो वो सिचुएशन में भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैजुअल वैकेंसी हो जाएंगी और बोर्ड को 30 दिनों के अंदर अपॉइंट करना होगा। यहाँ पे वो नहीं है कि अगर रिजिग्नेशन हो गया तो 3 महीनों के अंदर अंदर वो मेंबर्स से वो ले लेना, क्या बोलते हैं, तो अप्रूवल ले लेना, वो वाली चीजें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आपको ये सबमिट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कौन से फॉर्म में, फॉर्म CRA 3 में। कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज सबमिट करने पड़ेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिनों के अंदर अंदर, ये चीज जो सबमिट करेगा कौन करेगा, कंपनी करेंगी सबमिट। विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, फॉर्म होगा CRA 4। कैसे करना है आप चिंता मत करो, मैं आपको सब बताता हूँ, वो भी थोड़ा रुक जाओ, अभी आपके जब मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा ना तो आपको मजा आएगा मैंने क्या क्या पढ़ाया करके। उनको चाहे तो अदर इन्फो भी बुला सकती है। ठीक है, पूरी चीज हो चुकी है मेरे दोस्तों। चलो आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ पूरा पूरा। अब मैं शुरुआत से आपको पूरी चीजें बताने वाला हूँ, पूरी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में। और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको इलस्ट्रेशंस भी लूँगा। आज पता नहीं ये है ना, थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हो सकता है लेक्चर्स थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो करके, है ना, क्योंकि यहाँ पे बार बार एक तो आईपैड डिस्कनेक्ट होते जा रहा है मेरा, तो मुझे समझ नहीं रहा है बेसिकली क्या करना है करके। ठीक है, तो वो ठीक है, तो बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है उसमें।
ठीक है, चलो ओके गाइस, कम ऑन चेक इट आउट। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, आपको एक कंपनी, एक कोई कंपनी है मेरे दोस्तों, एक कोई कंपनी है, उसको क्या कॉस्ट ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा, चलो लग जाता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दी गई है। फॉलोइंग क्लासेस, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्लासेस ऑफ कंपनीज बताएगा, उसमें आना चाहिए। चाहे आपकी फॉरेन कंपनी होगी तो भी आपको लग जाएगा मेरे दोस्तों। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊं क्या, आपको झुमा के लाता हूं। देखो आपको मैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लेके जा रहा हूं मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये देखो फॉरेन कंपनी कहा गया। हम्म, ये देखो फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। और वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है एजेंट के थ्रू करे, ऑनलाइन मोड से करे, कैसे भी मोड से करे, और वो कंडक्ट करती है अपने बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर भी वो कर सकती है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आपने लॉ में, बचपन में लॉ में पढ़ा था आपने ये चीजें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए जैसे देखो फेसबुक का जो बिजनेस है ना, देखो फेसबुक जो चीज है ना, आपको पता है कि फेसबुक जो एड्स चार्ज करता है, हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी एड्स फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हमसे चार्जेस कलेक्ट करता है। ठीक है, अब वो चार्जेस तो कलेक्ट कर ले, लेकिन वो देखो आप इनकम टैक्स के पर्पस से सोचना मेरे दोस्तों, इनकम टैक्स के पर्पस से सोचना। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, वो पैसा भी बाहर ले जा रही है। जब हर चीज उसकी बाहर ही हो रही है तो टैक्स कैसे लगाए। गवर्नमेंट को आया बहुत विचार, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ऐसी चतरे बना कर रही है ना, तो मैं एक फॉरेन कंपनी का क्लॉज लाते हैं भैया। फॉरेन कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, हो सकता है वो एजेंट के थ्रू, अगर एजेंट के थ्रू हो तो बहुत अच्छी बात है, हम एजेंट को ही पकड़ लेंगे। लेकिन हो सकता है ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, जैसे हो गया अपना अमेजॉन प्राइम हो गया, मान लीजिए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें ना ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से करती है। इनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है मेरे दोस्तों इंडिया में। इनको भी गवर्नमेंट को पकड़ना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, तो ऐसा बोल दिया कि फॉरेन कंपनी की टैक्सेबिलिटी भी हम लोग यहां पे करेंगे करके, वो सारे बिजनेस से जो वो यहां से कमा के ले जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अब वो चीज यहां पे कैसे एप्लीकेबल होती है, अब वो चीज यहां पे ऐसे एप्लीकेबल होती है मेरे दोस्तों कि हम लोग उसके फॉरेन कंपनी को भी हम लोग लगाएंगे जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तो आपको भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा मेरे दोस्तों, ऐसा इन्होंने बोल दिया। कॉस्ट ऑडिट कहा गया रे, हाँ कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, मतलब हमारे CWA वाले लोग, भाई बंधु लोग करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी मेरे दोस्तों, कॉस्ट रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। कॉस्ट रिकॉर्ड कौन कौन बनाएगा, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मैं बता दूं, बनाएगा ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनी, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड दोनों हो सकते हैं, रेगुलेटेड भी नॉन रेगुलेटेड भी, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड दोनों हो सकते हैं, जो एंगेज होगा इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना जरूरी है। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप नहीं फंसोगे, या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी भी आ जाएंगी जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का होगा। फिर नॉट एप्लीकेबल, अगर माइक्रो या स्मॉल है तो उनको एप्लीकेबल नहीं होंगी, आप तो जानते हो। क्लासेस ऑफ कंपनी में रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड, रेगुलेटेड में देखो रेगुलेटेड क्या, इलेक्ट्रिसिटीज जीडीपी इज टीपी, इलेक्ट्रिसिटीज जीडीपी इज टीपी, और उधर सीएस बना एमडी ऑफ टाटा। एक बात ध्यान रखना, जब रेगुलेटेड सेक्टर की बात करूं तो इनका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए ऑफ द कंपनी का पूरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, और उसका इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट है ना उसका टर्नओवर होना चाहिए 25 करोड़ से ज्यादा। तो मैं बोलूंगा आपको कॉस्ट रिकॉर्ड को आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और वहां पे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में टर्नओवर है 100 करोड़ पूरे कंपनी का, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस का टर्नओवर है वो है 35 करोड़ रुपए का। लेकिन कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर आपका टोटल रेवेन्यू का 75% अगर आता है एक्सपोर्ट के थ्रू जो हुआ फॉरेक्स में, जिसका रेम्यूनरेशन आपको फॉरेक्स में मिलना चाहिए। अगर आप एसईजेड में करते हो तो भी आपको छूट है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो और वो आप कैप्टिव कंजम्पशन करते हो थ्रू कैप्टिव जनरेशन यूनिट प्लांट से बनाते हो तो चल जाएगा, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर हर साल 180 दिन के अंतर्गत आपको अपॉइंट करना होगा, और आपको ये चीज इंटीमेट करनी होगी कॉस्ट ऑडिटर को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको कैसे इंटीमेट करोगे, मान लीजिए 180 दिन के अंदर अंदर तो आपको करना ही है, लेकिन उससे पहले आप बोर्ड मीटिंग करते हो और उसमें कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, तो बोर्ड मीटिंग में जिस दिन आपने अपॉइंट किया उससे 30 दिनों के अंतर्गत आपको बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, विच एवर इज अर्लियर वाली चीज दे दिया हूं मैंने। टेन्योर होगा 180 दिन, या आप
आपने कॉस्ट रिकॉर्ड सबमिट कर दिए, आपके कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, तो आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। कैजुअल वैकेंसी होती है, चाहे किसी भी हालत में हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर BOD 30D अपॉइंट कर लेगा और CRA 2 में इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की मैं बात करूं तो आपको BOD को सबमिट करना पड़ेगा CRA 3 में 180 दिन के अंदर अंदर। फिर कंपनी इंफॉर्म करेंगी 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट से लेके किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इलस्ट्रेशन 1 ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान से, हाँ चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ मुन्ना, ध्यान दो। एक है ना कंपनी है, एक कंपनी है रैनबैक्सी नाम की, आपको बताऊंगा रैनबैक्सी करके एक है ना हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी है रैनबैक्सी नाम की। ये रैनबैक्सी जो कंपनी है ना मेरे दोस्तों, ये कंपनी फार्मा में भी है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी फार्मा में भी है, कुछ रिसर्च वर्क करती है और इनका हॉस्पिटल भी है। क्या बोला मैंने, फार्मा में है, कुछ रिसर्च करती है और कुछ हॉस्पिटल, इनके हॉस्पिटल भी है मेरे यारों। ध्यान से ध्यान देना बिल्कुल। ए में A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट, ये तीनों अलग अलग केसेस होंगे आपके लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दे रहे हो। देखो आपको दिख रहा है ना, सबको आवाज भी आ रही है ना, हाँ चलो बढ़िया। मैं बार बार आज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कुछ एरर दे रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ, बार बार वीडियो ऑफ करके मुझे देखना पड़ रहा है प्रॉपर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फार्मा का जो टर्नओवर है ना ये 20 करोड़ रुपए का है, R&D का जो टर्नओवर है ना ये 15 करोड़ रुपए का है, मतलब रिसर्च जो टर्नओवर आया ना वो 15 करोड़ रुपए का, और जो हॉस्पिटल से टर्नओवर आया ना ये 30 करोड़ रुपए का है मेरे यारों। केस 2 की मैं बात करूं तो यहां पे फार्मा का जो टर्नओवर है वो 26 करोड़ रुपए का है, और इसमें जो टर्नओवर है वो 4 करोड़ रुपए का है, और इसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है। केस सी की मैं बात करूं, इसका टर्नओवर 26 करोड़ रुपए का है, इसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए का है, और इसका टर्नओवर 15 करोड़ रुपए का है मेरे यारों। जब मैं टोटल टर्नओवर निकालने जाता हूं, टोटल टर्नओवर की मैं बात करूं, जब मैं टोटल टर्नओवर की बात करूंगा ना तो इनका कितना होता है, 50 और 65 करोड़ का इनका टोटल टर्नओवर होता है मेरे यारों। इनका टर्नओवर होता है 33 करोड़ रुपए का, और इनका टर्नओवर कितना होता है 46 प्लस 15 61 करोड़ रुपीस का, राइट गाइस। उसके बाद अब आपको मुझे बताना है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपको मुझे बताना है कि इनको क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट, और कॉस्ट ऑडिट के बारे में ये तीनों अलग अलग केस स्टडी है। दिख रहा है बच्चों, हाँ चलो। आपको सबसे पहली केस स्टडी अगर मैं बताऊं तो रैनबैक्सी कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं। रैनबैक्सी कंपनी एक क्या बोल सकते हो मैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी में इंक्लूड हो जाती है, आपको तो पता ही होना चाहिए। आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा मेरे बच्चों, साथ साथ में लो आपको यहाँ पे भी लेके जाता हूँ। देखो एक फार्मा कंपनी हम जानते हैं रैनबैक्सी कंपनी, ठीक है। अब ये रैनबैक्सी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मेरे दोस्तों। वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है ध्यान रखिएगा, वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, फार्मा है, R&D है और हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में सर्विसेज दी जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सर्विसेज, और फार्मा आपको गुड्स प्रोवाइड करा के देता है, ठीक है। इनका जो टोटल टर्नओवर है वो 65 करोड़ का है, तो ऑब्वियस सी बात है टर्नओवर की क्राइटेरिया में, कॉस्ट रिकॉर्ड की क्राइटेरिया में हमने बोला था 35 करोड़ के ऊपर जब आपका टर्नओवर होता है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है मेरे यारों। अब जब मैं कॉस्ट ऑडिट की बात करने आता हूं तो ऐसे सिचुएशन में, सिंस ये रेगुलेटेड सेक्टर में आता है, सिंस मैं क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये रेगुलेटेड सेक्टर में आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये क्या है, रेगुलेटेड सेक्टर। तो यहां पे अगर जब टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करे और इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25 करोड़ से एक्सीड करे, तो ऐसे सिचुएशन में इनको लगता है मेरे दोस्तों, क्या लगता है इनको मेरे दोस्तों, इनको लगता है कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट इनको लग जाती है। समझ रहे हो।
तो इनका जो है जो इनका टोटल टर्नओवर है ना मेरे दोस्तों, जो इनका टोटल टर्नओवर है वो तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, वो तो सेटिस्फाई डेफिनेटली कर जा रहा है, लेकिन आपको मुझे बताना होगा इनका जो इंडिविजुअल है जो रेगुलेटेड सेक्टर का, जो केवल फार्मा है, क्या बोला मैंने, केवल फार्मा है इनका, फार्मा है ना केवल इनका, वो वाला चीज तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो तो केवल 20 करोड़ है, हमने देखा था 25 करोड़, तो हम लोग बोलेंगे आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड केस की बात करूं तो 33 करोड़ का है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जब 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर ही एक्सीड नहीं हो रहा तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं आने वाली है। आपका टर्नओवर है थर्ड केस में 61 करोड़ रुपीस का, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्योंकि 35 करोड़ की लिमिट है। जब मैं बात करूंगा फार्मा की मेरे दोस्तों, क्योंकि यही रेगुलेटेड सेक्टर में आता है, तो यहां पे आता है 26 करोड़ का टर्नओवर, यहां पे बोला था 50 करोड़ से एक्सीड होगा तो है हमारा, और दूसरा 25 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा यहां पे। अब आपको समझे कि दिमाग की नसें खुली क्या मेरे दोस्तों, मैं क्या बोलना चाहता था, ये है वो चीजें। चले आगे बढ़े, चलो आ जाओ। ध्यान से सुनना, इलस्ट्रेशन 2 ले रहा हूं आपके साथ, इलस्ट्रेशन 2 ले रहा हूं आपके साथ। चलो बात करूंगा मैं फिर से रैंडैक्सी की। ध्यान दीजिएगा, एक है इनका फार्मा डिवीजन, एक है इनका R&D डिवीजन, एक है इनका हॉस्पिटल डिवीजन, एक और जो एक दूसरा डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है मेडिकल डिवाइसेस। CS बना MD ऑफ टाटा, MD है मेडिकल डिवाइसेस, आपको याद आना चाहिए। मतलब एक रेगुलेटेड सेक्टर का आ गया, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का आ गया ना सर, क्या करे क्या करे क्या करे, भगवान बचाओ मुझे। यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड आपको सिर्फ इसका ही मेंटेन करना है, ध्यान रखना, बाकी इसके कॉस्ट रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं करोगे। ABC फार्मा का है 26 करोड़ का टर्नओवर, R&D का है 40 करोड़ का, हॉस्पिटल का है 40 करोड़ का, मेडिकल डिवाइसेस का है 30 करोड़ का टर्नओवर। टोटल की मैं बात करूं तो 126 करोड़ का टोटल टर्नओवर हो रहा है आपको, 126 करोड़ का। और मेरे दोस्तों सेकंड में मैं बात करूं तो ये है 20 का, ये है 40 का, ये है 40 का, ये है 36 का, तो यहाँ पे आता है 180 और 100 कितना हो जाएगा, 80 और 100 और 136 करोड़ का यहाँ पे टोटल टर्नओवर। और तीसरे इसकी बात करो तो 26 करोड़ इसका, 40 करोड़ इसका, 40 करोड़ इसका और 36 करोड़ इसका, तो यहाँ पे आता है 142 करोड़ का टर्नओवर। है बराबर। अब आपको मुझे बताना है पहले केस में मेरे यारों, पहले केस में आप लोग बताओगे कॉस्ट, यहाँ पे रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं और कॉस्ट ऑडिट की बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा आएगा चलेगा, यहाँ पे जगह बहुत छोड़ दिया ना मैंने इसलिए हो जाता है वो। चलो पहले केस की मैं बात करूं, टर्नओवर है 126 करोड़ का, भैया आपको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है ना। जब बात आएंगी फार्मा की तो फार्मा का 26 करोड़ का जाना है। देखो टोटल प्रोडक्ट्स का टर्नओवर 50 करोड़, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना बोला था 25 करोड़, तो यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन मेरे यारों यहाँ पे आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्नओवर 100 करोड़ भले ही एक्सीड हो गया लेकिन 35 करोड़ बोला गया था, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपको।
नेक्स्ट बात कर रहा हूँ सेकेंड केस स्टडी में। 136 करोड़ रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 36 करोड़ में आपको ये मेंटेन करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसको मेंटेन नहीं करना होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड इसके मेंटेन नहीं करना होगा। जब मैं बात करूंगा मेरे यारो, मैं बात करने जा रहा हूं इस चीज की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड फिर से मेंटेन करना है। यहाँ पे आपको इसके भी ऑडिट करवाना होगा और आपको इस चीज की भी ऑडिट करवाना होगा मेरे दोस्तों, दोनों की ऑडिट, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल टर्नओवर मेरे दोस्तों है 50 करोड़ का टोटल प्रोडक्ट्स का टर्नओवर, और यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जब मैं बात करूंगा तो 25 करोड़ आपको लेना है। यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट है 35 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है 100 करोड़ रुपए का। समझ गया क्या? चलिए, होप सो आपको हर चीजें समझ रहे होंगे मेरे यारों, आपको समझना चाहिए ये सब चीजें। देखो, आपको एक ही बार में पूरा क्लियर करवा दिया मैंने, 2 इलस्ट्रेशंस लिया, पूरा क्लियर हो गया आप, है ना? पूरा क्लियर मतलब उड़ा मत देना माइंड से, पूरा कुछ भी उड़ा मत देना हमारे माइंड से, है ना? समझ रहे हो क्या आप लोग? बच्चों समझ रहे हो क्या आप लोग? बताओ मुझे फटाफट, समझ रहे हो क्या आप लोग? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ये चीजों को लगे तो एक बार कॉपी करके रख लो, टाइम नहीं, अगर आपने नहीं किया होगा तो इसको देख लो, स्क्रीन रोक के इसको कॉपी कर लो। रुको, फुल स्क्रीन कर देता हूं, लो कॉपी कर लो इसको, कम ऑन। चलो हो गया, आ जाओ। अब एक बार हम लोग है ना चाह पे रीड कर लेते हैं पूरा, आ जाओ। बस हो गया, बस इतना ही है, 3-4 पेज तो है मेरे दोस्तों, बस। चलो, हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग, क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन of any article on the basis of accounts as regard utilization of material or labor or any other items of cost maintained by the company। ये आप कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इन एडिशन टू सेक्शन 143, क्या द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ माय गॉड, कौन ऑर्डर देगा मेरे दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, मतलब ओवरहेड, एज मे बी प्रिस्क्राइब shall also be included in the books of accounts kept by that क्लास ऑफ कंपनीज। मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास ऑफ कंपनीज बोलेगा, और उन क्लास ऑफ कंपनीज में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज होगा उनको ये लग जाएगा। बात आ रही है यहां पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ध्यान रखना, कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स 2014 प्रोवाइडेड क्लास ऑफ कंपनीज, जो क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन, देखो ये जो क्लास ऑफ कंपनीज यहीं पे, ठीक है, ये क्लास ऑफ कंपनीज जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, जिनका क्या बोल दिया यहाँ पे, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर,
required to include cost records in their books of accounts. These companies include foreign company. These companies includes foreign company. Companies include foreign companies. लेकिन एक्सक्लूड करती है किन चीजों को? माइक्रो कंपनीज और स्मॉल कंपनीज एज पर एमएसएमई एक्ट. हमने वही चीज कतई जहर तरीके से हमने पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें. समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो, the said rule has divided the list of companies into two class, regulated sector, non-regulated sector. Maintenance of cost record की बात करते हैं यहाँ पे. Every company under these rule units branches shall in respect of each financial year आपको maintain करना होगा CRA 1 में. CRA 1 मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था, कोई बात नहीं. यहाँ पे CRA 1 करके फॉर्म होता है, उसमें पहले नंबर पे कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना वो चीज हो गई. The cost record shall be maintained on regular basis manner as to facilitate calculation of per unit cost of production. Per unit cost of production, per unit cost of production मैंने बताया था. per unit cost of production ये वही चीज है मेरे दोस्तों, ठीक है. और फिर आप कैसे भी मंथली बेसिस ये वो चीजों में ये जो कारो का क्लॉज है ये आपको आने वाला है ऊपर, आपको पता चल जाएगा. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं हम हमारे दोस्तों. सीधा सीधा बोल दिया डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर करके. हम तो जानते हैं डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर करके, हमको पता था ना. देखो 50 करोड़, देखो क्या बोला यहाँ पे. अच्छा चलो शुरुआत से ही पढ़ता हूँ, आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो करके. रेगुलेटेड सेक्टर रिक्वायर्ड टू गेट कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्डेड इफ द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ कंपनी ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 50 करोड़ और मोर. एंड क्या बोला यहाँ पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सर्विसेज जिसका क्या होना चाहिए, 25 करोड़ और मोर होना चाहिए. सिंपल बात है, समझ गए. अब देखो इंस्टीट्यूट की हरकतें देखो. रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर दे दिया, लेकिन मुझे बताओ मैं आपको यहाँ पे रेगुलेटेड में क्या आता है, नॉन रेगुलेटेड में क्या आता है, इन्होंने ये नहीं दिया. तो यहाँ पे हमने तो लिख लिया है ना वहां पे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा उसको क्या, इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी इज टीपी करके यहाँ पे लिख दो, और नंबर ऑफ वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे लिख देना होगा मेरे दोस्तों. इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी जगह दिया हूँ मैंने आपको. देखो कंपैरेटिवली यहाँ पे जगह ज़्यादा दिया हूँ मैंने आपको, वही चीज़ ताकि आप वहाँ पे आराम से लिख सको. और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी मेरे दोस्तों यहाँ पे लिख देना क्या, CS बना MD ऑफ टाटा. यहाँ पे क्या लिमिट है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर की 100 करोड़, और दूसरे इसकी क्या बोला, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की कितनी, 35 करोड़ और मोर. वही चीज है, चार्ट फॉर्म में देखो कितना आसान जाता है पढ़ने में. हर चीज के चार्ट बनवा के दूंगा पूरे ऑडिट में. बहुत चार्ट्स हो सकता है आपको अभी 200 पेजेस और बाद में और 200 पेजेस लग जाए. इतना लिखवाऊंगा आपसे, पहले ही बता रहा हूँ. लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो. फिर बात आती है हु कैन बी कॉस्ट ऑडिटर. ही इज अ क्या बोल दिया यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर सच रेम्यूनरेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द मेंबर्स. जिसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, मेंबर्स डिसाइड करेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब करके, ठीक है. It may be noted that no person appointed under section 139 as a auditor of company shall be appointed for conducting cost audit. यहाँ पे लिख के रख दीजिए MCQ के लिए. हमारा 139 मतलब क्या, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है, जो CA है, वो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट कर सकता है क्या मेरे दोस्तों, नहीं कर सकता. लिख दिया है यहाँ पे इन्होंने. अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर 180 दिन के अंदर अंदर आपको करना होगा. अगर आपने जैसे ही कर लिया तो आपको रिटर्न कंसेंट ले लेना होगा कॉस्ट ऑडिटर से. वही सर्टिफिकेट, वो जो हमने ऊपर चीजें देखी थी ना, बस वैसी की वैसी चीजें यहाँ पे आ चुकी है. सर्टिफिकेट शाल बी ऑब्टेन क्या, कि वो फर्म एलिजिबल है करके, और वो क्राइटेरिया ऑफ 141 जो कंपनीज एक्ट का है, जो इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो क्राइटेरिया लगता है, वही सेम चीज कॉस्ट अकाउंटेंट के 141 को लगना चाहिए. एलिजिबल पर्सन होना चाहिए, मतलब वो कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, कोई भी प्रकार से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए. डिस्क्वालिफिकेशन के वही सारी चीजें आने वाली है 141(3) के. उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बता देना चाहिए, और प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट्स होना चाहिए मेरे दोस्तों. अब ध्यान रखना, इतना पढ़ लो पहले, उसके बाद बताता हूं मैं आपको. ज्यादा नहीं बाकी, अब थोड़ा सा ही बाकी है. इतना पढ़ लो.
चलो उसके बाद क्या बोला है, एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड शैल फाइल सच नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच सच अपॉइंटमेंट इज मेड और विद इन द पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर करके। क्या ये चीज हमारे यहाँ पे कवर्ड है क्या मेरे दोस्तों? ये देखो यही सेम चीज तो है यहाँ पे, देखो इंटीमेट करना है कॉस्ट ऑडिटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 180 days और ये विच एवर इज अर्लियर करके, ये सेम चीज हमने चार्ट फॉर्म में वहां पे लिख दिया है। ठीक है चलो, और काय में होगा CRA 2 में हम जानते हैं द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच शाल कंटिन्यू सच कैपेसिटी टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 days फ्रॉम द क्लोजर और टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज बीन अर्लियर फॉर द अपॉइंटेड। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ टेन्योर में। ठीक है, ये उसका हो जाता है बच्चों, यहाँ पे लिख के होगा अपना टेन्योर, यहाँ पे लिख के रखना इंटीमेशन। ठीक है बच्चों, चलो रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑडिटर शैल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कॉस्ट ऑडिटर एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस ऑफ सच रिमूवल इन राइटिंग। इट मे बी नोटेड दैट फॉर्म CRA 2 हैज टू बी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटीमेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर कॉस्ट ऑडिटर। CRA 2 ADT 2 मतलब दूसरा ऑडिटर चाहिए, CRA 2 मतलब दूसरा ऑडिटर चाहिए, दूसरा कॉस्ट ऑडिटर चाहिए, इंटीमेटिंग एनक्लोजर ऑफ द रेलेवेंट बोर्ड रेजोल्यूशन to the effect. It may be further noted that above provision shall not prejudice the right of cost auditor to resign the office। मतलब क्या यहाँ पे आपको पता है क्या, अगर आप देखो कंपनी ऑडिटर को निकालते हो तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, कंपनी ऑडिटर को आप निकालते हो तो बहुत बड़ी बात है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन लगता था, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगता है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लिया करके, सीधी सीधी बात है। कैजुअल वैकेंसी भी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है तो क्या करना होगा, कोई भी रीजन से हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर अपॉइंट करेंगे और वो इन्फॉर्म करेंगे CRA 2 को 30 दिनों के अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट को। बहुत सिंपल है, मैं क्या बताऊं बच्चों, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट फॉर्म में यहाँ पे बता के दे दिया हूं पूरी, है ना। चलो रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज यही तो है। In case of companies which are required to constitute audit committee, the board shall appoint an individual who is a cost accountant or a firm of cost accountant in practice and on recommendation of audit committee which also shall remuneration। मतलब इनका कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन उसको बताया किसने, ऑडिट कमेटी ने। रेम्यूनरेशन कौन देगा, ऑडिट कमेटी डिसाइड करेंगी। जहां पे रेम्यूनरेशन नहीं है, द रेम्यूनरेशन रिकमेंडेड शैल बी कंसीडर्ड एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रैटिफाइड सब्सिक्वेंटली बाय शेयर होल्डर्स, और उसको रैटिफाई करेंगे शेयर होल्डर्स को। जहां पे दूसरे ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल, और वो खुद ही लोग क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन भी दे देंगे, जो रेटिफाई कर देंगे शेयर होल्डर्स बाद में। ऑडिट कमेटी है तो बहुत बढ़िया बात है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगे नेम ऑफ ऑडिटर भी, रेम्यूनरेशन भी, और उस चीज को जो बोर्ड है वो मेंबर्स को देंगे और मेंबर्स उसको रैटिफाई करेंगे। जहां पे नहीं है तो बोर्ड डायरेक्टली मेंबर्स को देंगे और वहां पे सीधा सीधा रैटिफाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो अच्छे से। अब द क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा, द क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स अंडर दिस चैप्टर। मतलब क्या, जो सेम जो हमने ऊपर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की पावर, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हमने पढ़े नहीं थे क्या, 143 में हमने पढ़े नहीं क्या बच्चों, भूलना नहीं है। हमने जो पढ़े थे ना ऊपर, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू लीन, और वैसे हमने जो बहुत सारे राइट्स पढ़े थे, फिर ड्यूटीज पढ़े थे, वो सब जो चीजें हैं ना वो सेम एज इट इज सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। किनको, कॉस्ट ऑडिटर को। शाल बी एप्ली, देखो अंडर दिस चैप्टर सो फार एज मे बी एप्लीकेबल शाल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन, उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे नेक्स्ट पे, फटाफट खटाखट करते हैं चीजों को, अब फास्ट बढ़ते हैं थोड़ा। सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा, पहले ही बताया था मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन करेगा बाद में, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेरे यार
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कौन करेंगे, तो ध्यान रखना द कॉस्ट ऑडिटर सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विथ हिज रिजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म CRA3। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को CRA3 में देना होगा। कितने दिनों में, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको देना होगा। वो साल से रिलेटेड, जो साल खत्म हुआ, जिस साल की रिपोर्ट है ना, वो साल खत्म होने से लेके 180 दिनों के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा मेरे दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोला मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपको रिपोर्ट करना होगा मेरे दोस्तों। कैसे, द कंपनी शाल विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कॉपी, क्या बोला, 30 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर आपको देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से इसमें देना होगा, CRA4 में देना होगा, XBRL फॉर्मेट में देना होगा, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। देखो जैसे हमारा एक्सेल होता है, जैसे हमारा वर्ड फॉर्म होता है ना, वैसे ही XBRL फॉर्मेट होता है जिसमें रिटर्न सबमिट किए जाते हैं, ऑनलाइन रिटर्न सबमिट होते हैं XBRL फॉर्मेट में। तो आपको वो फॉर्मेट में सबमिट करना है मेरे दोस्तों। बाकी सब चीजें बकवास लिखी गई है, उसको आप काट सकते हो मेरे यारों, ठीक है। चलो, और एक और चीज बताऊं, आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, जो आपको एग्जाम में बहुत, जैसे देखो ये चैप्टर्स पूरा 41 पेजेस का है, आपके बुक में अगर आप देखोगे तो 41 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन वो जब मैं शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो शॉर्ट नोट्स में केवल ये चैप्टर्स 25 या बहुत हो गया तो 24-25 पेजेस का बचा रह गया है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब हमने ऑलमोस्ट 50%, आप ध्यान रखिएगा 200 पेज के अंदर अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट थमा दूंगा मैं, जो आप ऐसे सनान रिवाइज करोगे ना, पूरे हर रेलिवेंट चीज़ें उसमें कवर्ड होंगी मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ाता हूँ, किसी को बताना मत, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। चलो आ जाओ, ध्यान रखिएगा। Provided that the companies which have got extension of time limit of holding AGM under section 96(1) of Companies Act may file CRA4 may file within the resulted extended time period। अगर आपको extension मिल गया है तो आप extended time period में कर देना, ऐसे बोल रहे हैं। ये सब चीजें यार ड्यूटी टू रिपोर्ट फॉर्म 143/12 में आने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। हमने वहां पे भी पढ़ा था ना, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड मुटेडिस मुटेंडिस, जो सेम लगता है यहाँ पे भी कॉस्ट ऑडिटर को भी, कंपनी के सेक्रेटरी को भी लगता है और ऑडिटर को भी लगता है, ऊपर ही हमने पढ़ा था। अब किन किन को नहीं लगता है, मतलब क्या, नॉट अप्लाइंग सर्टन केसेस कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड लगेगा इनको। किनको, जिनका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सीड्स 75% स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इलेक्ट्रिसिटी जो कैप्टिव यूनिट में है उनके लिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लग जाएंगी मेरे दोस्तों, ऐसा बोला है। कितनी पेनल्टी वो अभी तक बताई नहीं है, बस पेनल्टी लगेंगी ऐसा बोला गया इन्होंने, ठीक है। उसकी पेनल्टी एक्चुअली बताऊं ना, ये यहाँ पे दिया एज पर सेक्शन 147 के हिसाब से दिया, ठीक है। 147 एक बार 147 कैसा है बताओगे आपको, कि पूरे एक्ट में अगर कहीं पे भी पेनल्टी नहीं दी है ना तो वो 147 के हिसाब से ले लेना, ऐसा बोला गया है। तो 147 हम लोग आखिरी में करेंगे। अभी हम लोग जो चालू करेंगे वो है कारो मेरे दोस्तों। क्या चालू करेंगे हम लोग, कारो 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 कारो, कहां गया है रे कारो। गिनती करवा देता हूं कितने पेजेस का है, 1 2 3 4 5 6 पेजेस का है कारो मेरे यारों, समझ गए। चलो आ जाओ, कारो जो है ये कल की क्लास का, कल के क्लास में हम लोग करने वाले। वैसे कारो डरा नहीं रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, मतलब आप अभी अब मत डरो, नहीं करा रहा हूँ, बस यहीं पे मैं खत्म करूंगा। थोड़ा सा पहले छोड़ रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो 15 मिनट में आपसे वसूलूंगा कभी ना कभी, ध्यान रखियो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे रोकते हैं क्लास को, और आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट ऑडिट बहुत ही सिंपल चीज़ है। कल आने के बाद मैं आपको पहले कॉस्ट ऑडिट के कुछ 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर हम लोग कारो से शुरुआत करेंगे। कारो बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, आपको बता रहा हूँ मैं, आपको देख लीजिएगा, कारो में बहुत मजा आएगा आपको। और मैं फिर आपको बताऊंगा, फिर हमारा पूरा कंपनी ऑडिट, कल आखिरी क्लास होगा हमारे कंपनी ऑडिट का। और ये मैं पूरे जो 8 लेक्चर्स है ना कंपनी ऑडिट का, पूरा ओपन डाल रहा हूँ लेक्चर यूट्यूब पे। जिसको देखना है देखते बैठना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना, उनको देखना है तो उनको भी दिखवा देना, बहुत भला हो जाएगा उनका जिंदगी में मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, सेफ रहिए भैया, कोरोना का समय चल रहा है, डर के रहिए थोड़ा। चलिए बाय बाय।